Hello students, welcome to IUDH. In today's lecture, we are going to learn about the histology of uterus and the cervix along with the clinical anatomy. So let's get started. Firstly, we'll learn about the histology of uterus. So the uterine wall is made up of three layers. Uterus की जो wall होती है उसमें तीन layers present होती है. Outermost is the perimetrium or it is also known as a serous layer. Middle is the myometrium, which is a muscle layer, and inner is the endometrium, which is a mucus layer. We can see here in this picture, outermost layer जो होती है वो perimetrium layer होती है, जो कि एक peritoneal layer है. उसके बाद myometrium layer आती है, it is the thickest layer, और ये एक muscle layer होती है. And innermost layer होती है endometrium, it is a mucus layer. Now we'll see each layer one by one. First is the perimetrium. It is the outermost layer and it has a serous lining of peritoneum. This layer is the serous lining of the peritoneum. Perimetrium ये एक peritoneal layer होती है. It composed of mesothelial lining. Perimetrium में mesothelial cells present होते हैं. It is supported by connective tissues and it continues with the peritoneum of the broad ligament. As we know, broad ligament ये uterus को anteriorly and posteriorly cover करके होता है and पेरीमेट्रियम एज ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसीलिए पेरीमेट्रियम का जो पेरिटोनियम है वो ब्रॉड लिगामेंट के पेरिटोनियम के साथ कंटिन्यू रहता है. नेक्स्ट इज द मायोमेट्रियम. इट इज द मिडल लेयर और द मिडल थिकेस्ट लेयर विच इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर. मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये भी तीन लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं. आउटर और इनर मसल फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं एंड वही मिडल जो मसल फाइबर्स होते हैं वो सर्क्यूलर मसल फाइबर्स होते हैं. मिडल मसल फाइबर ये थिक होते हैं एंड सर्क्यूलर कोट होती है मसल फाइबर की एंड मिडल मसल फाइबर्स में ही लॉट्स ऑफ आर्टेरियल्स प्रेजेंट होते हैं. सो वी कैन सी हियर मायोमेट्रियम में जो आउटर फाइबर्स है वो लॉन्गिट्यूडनल है, मिडल मसल फाइबर्स है वो सर्क्यूलर होते हैं एंड अगेन इनर मसल फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं. नेक्स्ट इज द एंडोमेट्रियम और इट इज ऑल्सो अ म्यूकस लेयर. Endometrium undergoes cyclic changes in 3 phases in one menstrual cycle. We know menstrual cycle में 4 phases present होते हैं. First is menstrual phase, then proliferative phase, then ovulatory phase and then secretory phase. So endometrium में cyclic changes हमें देखने को मिलते हैं during the 3 menstrual phase, that is 3 menstrual cycle phase. First is menstrual phase, सेकेंड इज प्रोलिफरेटिव फेज एंड थर्ड इज सेक्रेटरी फेज. इन तीन फेजेस में हमें एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं. एंडोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया कंटेनिंग सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स. सो एंडोमेट्रियम में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स हैं एंड एंडोमेट्रियम का जो लैमिना प्रोप्रिया है उसमें सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाट इज लैमिना प्रोप्रिया? लैमिना प्रोप्रिया ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के एपिथेलियल सेल्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें एंडोमेट्रियम में भी देखने को मिल रहे हैं. एपिथेलियल सेल्स के बिनेथ जो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं दैट इज लैमिना प्रोप्रिया एंड एंडोमेट्रियम के लैमिना प्रोप्रिया में सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद सेल्स आर सीलिएटेड बिफोर मेनार्ची and most cells are non-ciliated after menarche. It is because firstly we have to learn what is ciliated or what is cilia. Cilia एक cells के surface पे present hair like structures होते हैं और if the cell has the cilia then it is called as ciliated cells. If the cell does not have the cilia then it is called as non-ciliated cells. So before menarche cells ciliated होते हैं. इसका ये मतलब है बिफोर मेनार्ची यूट्रस ये अंडर डेवलप्ड होता है. एट दैट पॉइंट यूट्रस की कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है, फंक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होते. उस समय मूवमेंट इज द ओनली फंक्शन. उस समय मोस्ट ऑफ द सेल्स ये सीलिएटेड होते हैं. बट आफ्टर मेनार्ची जब यूट्रस अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो गया होता है उस समय फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती है एंड उस समय
मोस्ट ऑफ द सेल्स ये नॉन सीलिएटेड हो जाते हैं। नॉन सीलिएटेड सेल्स सिक्रिएशन के लिए हेल्प करते हैं, सिक्रिएशन ऑफ ग्लाइकोजन और न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि एंडोमेट्रियम में और यूट्रस में एक एनवायरनमेंट बन सके जिससे कि इम्प्लांटेशन हो सके। सो दैट्स वाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट के कारण बिफोर मेनार्ची सेल्स ये सीलिएटेड होते हैं, बट आफ्टर मेनार्ची मोस्ट ऑफ द सेल्स ये नॉन सीलिएटेड हो जाते हैं। एंड फिर भी कुछ सेल्स तभी भी सीलिएटेड प्रेजेंट रहते हैं। एंडोमेट्रियम इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। हमने मायोमेट्रियम में देखा था 3 लेयर्स ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्रियम के 2 लेयर्स होते हैं। सुपरफिशियल 2/3 इज नोन एज स्ट्रेटम फंक्शनलिस एंड डीप 1/3 इज नोन एज स्ट्रेटम बेसालिस। सो जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, जो सुपरफिशियल 2/3 लेयर है ऑफ एंडोमेट्रियम, इसी लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ विल सी कि किस तरीके से स्ट्रेटम फंक्शनलिस ये साइक्लिक चेंजेस में जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। Stratum functionalis exhibits cyclic structural changes in response to ovarian hormones. So during menstrual phase ओवेरियन हार्मोन लाइक इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इनका मेन रोल होता है। एंड जो एक लेयर जिसमें कंटिन्यू साइक्लिक चेंजेस होता है, इट्स ओनली स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम बेसालिस और जो बेसल लेयर है एंडोमेट्रियम की, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। सो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, सबसे पहले हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है। सो मेंस्ट्रुअल फेज में स्ट्रेटम फंक्शनलिस शेड होती है, जिसके कारण से मेंस्ट्रुएशन होता है। स्ट्रेटम फंक्शनलिस में जो आर्टरीज प्रेजेंट होती है, उनकी शेडिंग के कारण मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आती है प्रोलिफरेटिव फेज। सो मेंस्ट्रुअल फेज हो जाने के बाद जो फेज आती है वो है प्रोलिफरेटिव फेज। एंड प्रोलिफरेटिव फेज में ईस्ट्रोजन हार्मोन का डोमिनेंस ज्यादा होता है। सो ड्यू टू दैट ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण जो एंडोमेट्रियम है, जो प्रीवियस फेज मेंस्ट्रुअल फेज में शेड हो चुका होता है, वही प्रोलिफरेटिव फेज में वापस से रीजनरेट होता है और थिकन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। एंड आफ्टर दैट प्रोलिफरेटिव फेज के बाद ओव्यूलेटरी फेज आती है। इट इज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन प्रोलिफरेटिव फेज एंड द सिक्रेटरी फेज। सो ओव्यूलेटरी फेज में एग का रिलीज होता है। इसमें एंडोमेट्रियम में कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। बट उसके बाद जो फेज आती है, दैट इज सिक्रेटरी फेज। सो सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के डोमिनेंस के कारण जो एंडोमेट्रियम है और वी कैन से स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, वो और ज्यादा थिक हो जाता है, वेस्क्यूलर हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स सिक्रिएटिंग द ग्लाइकोजन और द न्यूट्रिएंट्स। सो एंडोमेट्रियम इस पॉइंट पे, स्ट्रेटम फंक्शनलिस इस पॉइंट पे अपने आप को रेडी कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। और अगर इस पॉइंट पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, सो उसके बाद वापस से जो एंडोमेट्रियम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, वो शेड हो जाता है, आर्टरी शेड हो जाती है, एंड इट अगेन स्टार्ट इनटू द मेंस्ट्रुअल फेज। अगेन मेंस्ट्रुअल फेज आ जाती है, एंडोमेट्रियम शेडिंग होके मेंस्ट्रुअल ब्लीड होती है। अगेन मेंस्ट्रुअल फेज आती है, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद अगेन प्रोलिफरेटिव फेज होती है, जिसमें अगेन एंडोमेट्रियम रीजनरेट होता है, थिक होता है, देन अगेन ओव्यूलेटरी फेज, देन सिक्रेटरी फेज, देन अगेन शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम अगर फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, एंड बैक टू द मेंस्ट्रुअल फेज। इस तरीके से कंटिन्यू ये साइकिल चलती रहती है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली चेंजेस ओनली एंड ओनली स्ट्रेटम फंक्शनलिस में देखने को मिलते हैं। If implantation does not occur, stratum functionalis shed during menstruation. बेसल लेयर इज लेफ्ट इंटैक्ट। जैसे मैंने बताया, बेसल लेयर जैसी थी वैसी ही रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहते। बट आफ्टर द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को सॉरी स्ट्रेटम फंक्शनलिस को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मदद करती है बेसल लेयर। एंडोमेट्रियम में हमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट एंड सॉरी 2 टाइप्स ऑफ आर्टरीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आती है स्ट्रेट एंड बेसल आर्टरीज, जो कि स्ट्रेटम बेसालिस में प्रेजेंट होती है। एंड उसके बाद कॉइल्ड और स्पाइरल आर्टरीज, जो कि स्ट्रेटम फंक्शनलिस में प्रेजेंट होती है, एंड इट सप्लाइज स्ट्रेटम फंक्शनलिस।
इस तरीके से एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल फेजेस में चेंजेस आते हैं. सो हमने यूट्रस के 3 लेयर्स देख लिए. आउटर मोस्ट इज द पेरीमेट्रियम, मिडल इज द मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट इज द एंडोमेट्रियम. नाउ विल सी द हिस्टोलॉजी ऑफ सर्विक्स. सो सर्विक्स भी हिस्टोलॉजिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज एंडोसर्विक्स, देन ट्रांसफॉर्मेशन जोन एंड देन एक्टोसर्विक्स. सो एंडोसर्विक्स ये वो एरिया है जो कि सर्वाइकल कैनल को वॉल में प्रेजेंट होता है. लाइक सर्वाइकल कैनल की वॉल जो बनाता है उसे कहा जाता है एंडोसर्विक्स. एंड एंडोसर्विक्स में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एंडोसर्विक्स में एज वी कैन सी हियर इन दिस पिक्चर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद आता है एक्टोसर्विक्स. सो एक्टोसर्विक्स इट प्रोट्रूड्स इनटू द अपर वजाइना. हमने जब सर्विक्स की एनाटॉमी पढ़ी थी तब हमने देखा था दैट सर्विक्स के 2 पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट वजाइनल पार्ट जो कि वजाइना के अंदर प्रोट्रूड करता है एंड सेकंड पार्ट इज द सुप्रा वजाइनल पार्ट जो कि वजाइना के ऊपर प्रेजेंट होता है. सो एक्टोसर्विक्स ये वजाइनल पार्ट में आता है. इट प्रोट्रूड्स इनटू द अपर वजाइना. इट सराउंड्स द एक्सटर्नल ऑस and it has non-keratinized stratified squamous epithelium cells. एंडोसर्विक्स में हमने देखा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एक्टोसर्विक्स में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट कंटिन्यूज विद द वजाइना. एक्टोसर्विक्स ये कंटिन्यू कर जाता है विद द वजाइना. अब व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन जोन? सो the zone which is present between the endocervix and the ectocervix is known as transformation zone. As we can see here, this is the transformation zone. इसे क्यों ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहा जाता है? बिकॉज इस पॉइंट पे जो एंडोसर्विक्स के सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स है ये अब्रप्टली चेंज हो जाते हैं इनटू द स्क्वेमस सेल्स ऑफ द एक्टोसर्विक्स. इस पॉइंट में सिंपल कॉलमनर सेल्स का कन्वर्जन हो जाता है इनटू द स्क्वेमस सेल. इसीलिए इस पॉइंट को ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहा गया है एंड ऑल्सो इट इज नोन एज स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन. and it is the ideal site to collect cells during pap smear. इस ट्रांसफॉर्मेशन जोन से ही पैप स्मीयर के दौरान सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं. पैप स्मीयर क्या है? पैप स्मीयर एक टेक्निक है which is used to detect abnormal cells in the cervix for early detection of the cervical cancer. सर्विक्स में जो भी एबनॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिटेक्ट करने के लिए पैप स्मीयर ये टेस्ट की जाती है. ये मोस्टली सर्वाइकल कैंसर और कार्सिनोजेनिक कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए ही परफॉर्म की जाती है. सो वी हैव सीन हिस्टोलॉजी ऑफ सर्विक्स. हिस्टोलॉजिकली सर्विक्स के 3 पार्ट्स हैं, एंडोसर्विक्स, ट्रांसफॉर्मेशन जोन एंड एक्टोसर्विक्स. नाउ विल सी द क्लिनिकल एनाटॉमी. फर्स्ट इज यूट्राइन फाइब्रॉइड्स which is also known as leiomyomas or myomas. Uterine fibroids are the benign fibroids or we can say non-cancerous fibroids. It develops in the myometrium. Myometrium uterus की middle layer जो हमने देखी थी, the thickest layer which is a muscle layer. So इस myometrium layer में ही uterine fibroids develop होते हैं. It affects mostly women of reproductive age. It usually multiple and can increase the साइज ऑफ द यूट्रस. यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के कारण यूट्रस का साइज भी इंक्रीज होता है. यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का एग्जैक्टली कॉज क्या है ये अभी तक नोन नहीं है एंड द ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन लेवल. यूट्रस में जो सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन लेवल है उस लेवल्स के ऊपर ही यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का ग्रोथ ये डिपेंडेंट रहता है. नेक्स्ट इज यूट्राइन प्रोलैप्स. Uterine prolapse happens due to the damage to the perineal body. The uterus slips from its normal position and protrudes out of the vagina because the pelvic muscles and ligament stretch and weaken. तो इस कंडीशन में क्या होता है? यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन से स्लिप होके वजाना के बाहर प्रोट्रूड करता है, वजाना का बाहर आ जाता है. इसे बोला जाता है यूटेराइन प्रोलैप्स. ये कंडीशन क्यों होती है कि हमने प्रीवियसली लिगामेंट्स एंड सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस में देखा था दैट पेल्विक मसल्स जो होती है वो यूट्रस को सपोर्ट्स देती है, ऑल्सो पेरिनियल बॉडी यूट्रस को सपोर्ट्स देती है.
तो अगर ये जो सपोर्ट्स है ऑफ द मसल्स एंड ऑफ द लिगामेंट्स, अब अगर ये सपोर्ट स्ट्रेच हो जाए या वीक पड़ जाए तो उस कंडीशन में यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है। इसके मोस्टली कॉजेज होते हैं ड्यू टू द ट्रोमैटिक डिलीवरी, vaginal delivery, or delivering a large baby, then by frequent heavy lifting, then by chronic cough and straining during bowel movements, previous pelvic surgery and obesity. इन सारे reasons के कारण भी uterine prolapse हो सकता है। Next is endometriosis. Endometriosis is a presence of endometrial tissue in an abnormal location outside the uterus. So endometrium हमें पता है यूट्रस की इनरमोस्ट लेयर होती है। So endometrium के जब टिश्यू यूट्रस के बाहर ग्रो करने लग जाते हैं, कोई भी एबनॉर्मल लोकेशन में ग्रो करने लग जाते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है endometriosis. During menstruation, when the endometrium is sloughed off, some cell escape to the surrounding areas. मेंस्ट्रुएशन के दौरान जब एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती रहती है, उस समय कुछ सेल्स ये किसी दूसरे एरिया में जाके वहां पे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंड इट ऑल्सो हैपन्स इन अ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में भी एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इज adenomyosis. Adenomyosis is the presence of endometrial tissues in the myometrium. हमने प्रीवियसली देखा एंडोमेट्रियोसिस वो होता है जब एंडोमेट्रियल टिश्यूज ये किसी भी एबनॉर्मल लोकेशन में ग्रो करती है, बट अडिनोमायोसिस में स्पेसिफिक लोकेशन होती है, दैट इज मायोमेट्रियम। जब एंडोमेट्रियल टिश्यूज ये मायोमेट्रियम में ग्रो करते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है अडिनोमायोसिस। इट इज ड्यू टू द एबनॉर्मल इन्वेजिनेशन of the basal layer into the myometrium. So we know that endometrium की जो deepest layer होती है stratum basalis, basal layer, तो जब basal layer और myometrium ये दोनों एक दूसरे में invaginate हो जाती है, एक दूसरे में फंस जाती है, उस समय adenomyosis जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। सो ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज जो एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर है और जो मायोमेट्रियम है, इन दोनों लेयर्स के बीच में कोई भी इंटरवेनिंग लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। दैट्स वाई कभी कभी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। So with this we have completed the anatomy of uterus. I'll see you soon in the next video with a new topic. Until then, keep reading and don't forget to subscribe, like and share with your fellow learners. Thank you for watching this video.